हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारा अतीत सेकंड हमारी बुक चल रही थी और हम लोग क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण जो है हमारा चैप्टर चल रहा था। तो कल हम लोग आपका भगवान जगन्नाथ के विषय की जो कहानियाँ उनको हम लोग पढ़ रहे थे और आपको पता है हर साल भगवान जगन्नाथ की जो क्या है रथ यात्रा निकलती है। क्लियर है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। फिलहाल अगर आपने कल जो पढ़ा उसमें कोई डाउट कोई क्वेरी है किसी बच्चे का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी का कोई डाउट किसी कोई क्वेरी, नहीं तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम चैप्टर पर चलते हैं। अपने जो हमारा मेन चैप्टर है उसको देख लीजिए, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के हम बात कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले चेल और आपका मलयालम भाषा के विकास को देखा कि कैसे इनका मलयालम भाषा और चेल का विकास हुआ है। शासक और आपका धार्मिक परंपरा और जगन्नाथ की जो आपका संप्रदाय है इसको हमने देख लिया, ठीक है। और अन्य क्षेत्रीय का है तो इन सारी चीज़ों में विकसित परंपराएं कैसे पलपी, जगन्नाथ का मूल मंत्र मतलब मूल क्या है, ये स्थानीय देवता हैं और विष्णु का रूप मान लिया गया है, इन सबको बताया है। और गंग वंश के शासक अनंत वर्मन पुरी ने क्या करा था, भगवान जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक अनंत भीम बाप के तृतीय ने अपना सिंहासन अपने क्षेत्र का मालिक किसको बना दिया, वो आपका भगवान जगन्नाथ को बना दिया, ठीक। और उसके बाद जो है अपने आप को उनका प्रतिनिधि नियुक्त किया। क्लियर है, इतना हम लोग इसमें आपका देख चुके और हम लोग बात भी कर चुके थे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे इससे आगे। आगे बढ़े, चलिए। इतना मंदिर भी हम लोग आपका सारी चीजें इसमें हम लोग एक एक करके आपका देख चुके, बात कर चुके। आगे बढ़ते हैं हम। है राजपूत और सूरवीरताओं की परंपरा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज अधिकांश राजस्थान स्थित है उसे राजपूताना कहते थे। कह रहे ब्रिटिश लोग जो जहां पर आज हम लोग आपका राजस्थान देखते हैं, ब्रिटिश लोग क्या बोलते थे इसको, राजपूताना। इसे यह समझा जा सकता था कि ये ऐसा प्रदेश है जहां केवल प्रमुख रूप से राजपूत ही रहते हैं, लेकिन यह तो बात आंशिक रूप से ही सत्य है। यानी अंग्रेजों ने क्या माना कि हाँ लोग केवल क्या रह रहे हैं, राजपूत। लेकिन अगर आप इसको ग्राउंड रियलिटी चेक करोगे तो ये आंशिक रूप से ठीक है, कंप्लीटली ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ और जाति वर्ग समुदाय के लोग भी निवास करते हैं, केवल अकेले राजपूत ही नहीं। ऐसे अनेक समूह हैं जो आज भी यहाँ उत्तरी और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में आपको राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। अक्सर यह माना जाता है कि राजपूत ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। किसने, राजपूत लोगों ने यहाँ इनको एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। तो ये बात सच है कि राजपूत लोग राजस्थान में रहते हैं, लेकिन अन्य वर्ग के भी लोग वहां पर आप रहते हैं, ये आप अच्छे से इसमें देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, देख लिया। आगे बढ़ जाएं और कह रहे हैं ये संस्कृति परंपराएं वहां के शासक और आदर्शों की अभिलाषाओं की घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 18वीं शताब्दी तक राजस्थान के अधिकांश भागों में परिवारों के राजपूत का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक थे। ये शासक सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे और रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़कर अक्सर मृत्यु का वर्ण किया और आपका पीठ नहीं दिखाई। किन्होंने, इन सूरवीरों ने। कहानी काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है कि ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भट्टों द्वारा गई है।
जितनी भी इनकी कहानी और काव्य हैं, जो चरण भाट होते थे ना, उस जमाने में भाट लोग आते थे, आवाज था, उन लोगों ने, वो लोग गाते वगैरह थे। तो काव्य और गीत में सूरवीर की स्मृति को, वहाँ उनकी यादों को सुरक्षित रखा है। उनमें ये आशा की जाती है कि ये अन्य जनों को सूरवीरों का अनुकरण करके प्रतीक प्रोत्साहित करते हैं और कहानियां आकर्षित होती हैं। कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थिति, भक्ति, स्वामी, मित्रता, प्रेम, धैर्य, क्रोध और ये उपबल, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। कैसी हैं? ये सारी चीजें हम लोग इसमें अक्सर देख सकते हैं कि कैसा कुछ होता है, कैसा उनका धैर्य का शौर्य है, कैसा उनकी संस्कृति है, कैसा कुछ है। ये सारी चीजों को हमको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, देख लिया, आगे बढ़े। ये बीकानेर के राजकुमार राज सिंह है, जिनकी आप फोटो देख रहे थे। चलिए, देख लिया आपने, आगे बढ़े। क्या स्त्री को भी इन कहानियों पर स्थान प्राप्त है? कभी कभी झगड़े के कारण वे रूप में विद्वान थे, जब पुरुष स्त्री वहां जीतने के अलावा रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, तो कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्री अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों का अनुसरण करती थी। सती यानी के विधवाओं के द्वारा उनके मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जलाने की प्रथा, और एक राजपूतों में एक आपकी प्रथा थी, आप उसे प्रथा कहिए या कुप्रथा कहिए, क्योंकि उस जमाने में तो बड़ा सौभाग्य माना जाता था कि कोई अगर किसी का पति की मृत्यु हो गई और कोई महिला अगर सती हो जाए तो मान लीजिए बड़ा सौभाग्य की बात मानते थे। लेकिन अब जो है कि ये कुप्रथा थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिले जो मानवीय को, आत्मा को आपको झंझोड़ने वाले थे, और 1829 में महासती प्रथा को गैर कानून रूप से बंद कर दिया गया। सती प्रथा की कुछ कहानियों का उल्लेख है, जो अक्सर लोग सूरवीर और आदर्शों का पालन करते थे और उन्हें आदर्श करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देते थे। क्या करते थे? अपने जीवन का हम लोग आपका बलिदान देते थे। तो क्लियर पता लगा कैसी कहानियां, क्या उनका, किस तरह से वो लोग रह रहे थे, इन सब चीजों का हम लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जाता है। आगे बढ़िए। अब क्षेत्रीय आपके सीमांतों के परे कथक नृत्य की कहानियों को थोड़ा सा हम देखते हैं। सूरवीरताओं की परंपरा को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न रूप में मिलती है, यानी कि अलग अलग सूरवीर की कहानी को हर क्षेत्र और राज्य में अलग अलग हिसाब से दिखाया, बताया और आपका प्रदर्शित किया था। नृत्य तो भाषा भी सच था। आइए नृत्य के एक रूप कथक इतिहास को देखें। नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द हाँ किससे निकला है? कथा से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए आपका किया जाता था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों की कहानी में सुनाने जाने की एक जाति थी। ये कौन थे मूल रूप से? एक आपका जनजाति, मतलब जाति के लोग थे जो मंदिरों में रहते थे। कहाँ? उत्तर भारत के मंदिरों में, और वो ही अपनी कहानियों को सुनाते थे। ये कथाकार अपने हाव भाव या संगीत या अपने कथन वाचन को आरंकित किया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ एक कथक की विशिष्ट शैली का रूप धारण किया। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानी लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, और इसे क्या कहा गया? रास लीला कहा गया। रास लीला को लोक नृत्य के साथ कथक और कथाकार मूल हाव भाव से जोड़ते थे। अगर आप कथक को देखेंगे तो ये कैसे चलते हैं? फेस और हाथ के जो एक्सप्रेशन हैं, जो हाव भाव है,
उससे क्या होता है, ये आपका दिखाया जाता है। और बेसिकली ये भी क्या है, एक आपसे शौर्य रूप और वृद्धि रूप को दिखाने का एक माध्यम के रूप में हम लोग इसको देखते हैं और मापते हैं। क्लियर है? इसी के आधार पर हम लोग ये सारी बात भी करते हैं। ठीक, चलिए देखिए। चलिए, हो गया। मुगल बादशाह और उसके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किए जाते थे। इस नृत्य में अपने वर्तमान का अभिलक्षण अर्जित था और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गए थे। दो परंपराएं आपके घरानों में फलाफोली, राजस्थान जयपुर के घराने और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। ये ध्यान रखिए, अवध यानी कि जो आपका लखनऊ है उसी को कहते हैं अवध। वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह ने इसको संरक्षण दिया था और यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 से लेकर 1875 के दौरान यह नृत्य शैली इन दो क्षेत्रों में नहीं थी, बल्कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उन तक फैल गई। कैसी है? आगे भी फैल गई। इन इलाकों में पक्के तौर पर संस्थित हो गई और इसकी पृष्ठी पद आपका संचालन, दुपद आपका संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानी का प्रस्तुतिकरण एवं अभिज्ञान पर जोर दिया गया। अब इसके बदलाव आ गए, ध्रुपद गायन होने लगा। क्लियर है? उसी के साथ इसके रूप में आपका आपका देखे जाने भी लगा। ठीक, और नृत्य की कक्षा, और ये क्या है, आपके खजुराहो मंदिर पर इसको दिखाया गया है कि कैसे कैसे ये रूप बढ़ी, कैसे आपका कथक की कहानियां निकली, कैसे कहानी के रूप में बना। पहले कथक जाती थी जो उत्तर भारत के मंदिरों में रहती थी और वो वहाँ जड़ी सूरवीरों की कहानी को सुनाती थी, फिर उसको क्या किया गया, एक कथा के रूप में सुनाती थी। फिर उसी तरह से आपका नृत्य बना, और नृत्य क्या था, आपका हाथ और मुंह के जो हाव भाव को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, दिखाने को व्यक्त करते हैं, उसी रूप में बढ़ा और उसी रूप में चला, और इसी तरीके से ये हमको आपका दिखाई दी खजुराहो वाली। क्लियर है? इसे आप देख रहे हैं। अब देखिए, अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद कर दिया, फिर भी जीवित बच गया। लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, अंग्रेजों ने इसको संरक्षण नहीं दिया। ये कहाँ रहा? राज दरबारों में संरक्षित रहा, गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में 6 क्षेत्रीय संगीत के रूप में मान्यता मिली, यानी कि 6 ही क्या मिले आपके, क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता मिली। अब आप देख सकते हैं बेसिकली होता कैसे है, थोड़ा सा आपको एक इमेज में दिखा रहा हूँ। ये है आपका शास्त्रीय संगीत के रूप में, इस तरीके से कुछ लोग डांस करते थे। देखिए, फोक डांस के रूप में होता था, आज भी बहुत सारे राज दरबार में, जैसे बुंदेली होता है, घूमर होता है, इस तरह की बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। देख लिया क्लासिकल संगीत, नृत्य, सॉरी, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं क्या क्लासिकल। किसी कला के रूप में शास्त्रीय माना जाएगा। अब हम किसको कहेंगे ये शास्त्रीय माना जाएगा, कैसे देखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसके विषय में धार्मिक हो, अथवा उसे शास्त्रीय कहेंगे इसलिए मान लेंगे? अगर कोई आपने कह दिया कि ये आपका धार्मिक है तो हम उसको क्या कह देंगे कि ये क्लासिकल है? नहीं, क्योंकि उसमें अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, कई लंबे वर्ष का प्रशिक्षण से प्राप्त होता है,
और इसलिए अथवा ऐसे शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि उसकी नियमों के अनुसार उसको प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न प्रोत्साहन नहीं दिए जाते। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अपने विचार और आवश्यकता के लिए स्मरणीय हैं और नर्तकों के रूप में लोक नृत्य की श्रेणी में रखे जाते हैं और शास्त्रीय रूप में विशिष्ट लक्षण बताए जाते हैं। शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है और फिर भी हम शाब्द सही नहीं है। नृत्य रूप से इसे हम शास्त्रीय माना जाता है। जैसे आप देखेंगे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, उड़ीसा कहाँ का है, उड़ीसी का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक, और मणिपुरी आपका मणिपुर का है। कथकली कहाँ का, केरल का, और कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ये कैसे हैं? यहाँ के क्लासिकल आपका क्या है, फोक डांस है, क्लासिकल, ठीक, इसलिए इनको रखा गया है। तो इनके नाम लिख लीजिए, 6 हैं वैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने क्लासिकल चीजों को देखा। हमने देखा कि राजपूत कैसे निकले, कैसे वर्ग था, कैसे उनकी सूरवीर गाथाओं को गाया गया, क्या क्या चीजें थी, महिला वर्ग के पुरुष में के रूप में भी हमने देखा और इसमें हमने चैप्टर से बहुत सारी चीजों को जानने का और देखने का प्रयास किया है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में, आज के इस चैप्टर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर और आपका नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।